आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में संभल को लेकर जमकर संग्राम हुआ। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार के साथ पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए। अखिलेश ने कहा कि संभल में सुनियोजित तरीके से हिंसा कराई गई। उन्होंने कहा कि खुदाई हुई तो हम संभल का सौहार्द खो देंगे। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि उपचुनाव में मिली हार से अखिलेश हताश है, इसीलिए संभल पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उधर राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी और अपने सांसदों के साथ कल संभल जाने का ऐलान कर दिया है। अब मुरादाबाद के कमिश्नर ने राहुल को साफ कह दिया है कि संवेदनशीलता को देखते हुए अभी संभल में किसी भी बाहरी शख्स का प्रवेश वर्जित है, इसीलिए प्रशासन उन्हें संभल जाने की मंजूरी नहीं देगा। अभी तक संभल और अजमेर पर मंदिर मस्जिद के नाम पर विवाद हो रहा था, उसी कड़ी में बदायूं और काशी का नाम जुड़ गया है। बदायूं की शमसी जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष नीलकंठ महादेव का मंदिर बता रहा है। उधर वाराणसी में भी उदय प्रताप कॉलेज को लेकर वक्फ बोर्ड के दावे के बाद मजार के पास आज छात्र हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। सवाल है कि यूपी में अभी कितने और धर्म कांटे हैं। अब संभल हिंसा पर संसद में संग्राम। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। खुदाई की दुहाई, सियासत गरमाई। ये खुदाई जो है हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। सरकार ने गंभीरता से लिया है, न्यायिक जांच भी चल रही है, उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है। संसद में अडानी पर चर्चा जरूर या संभल पर? तो चर्चा जरूरी संभल की ज्यादा है, जिसमें समाजवादी पार्टी शुरू से कायम है। राहुल प्रियंका का प्लान संभल होगा कामयाब? सर आप संभल जा रहे हैं? राहुल जी वो समीक्षा की जाएगी और उसके बाद उसी अनुरूप आवे। अब बदायूं और काशी में नया धर्म काटा। जो भी दोषी होगा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। संभल से ज्वलन होता भी नहीं है और वो हमारी प्रायोरिटी संभल है। हम चाहते हैं कि चर्चा सबसे पहले संभल पे हो। संभल मस्जिद सर्वे और हिंसा पर सियासत है कि खत्म नहीं होती। आज तो शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में भी संभल मुद्दे का शोर सुनाई दिया। अखिलेश ने एक बार फिर संभल हिंसा को उपचुनाव से जोड़ दिया। बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। जो साजिश हुई और वो साजिश सोची समझी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। वहीं राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने संभल के बहाने यूपी की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए, बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। उससे ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ। अखिलेश ने बीजेपी से पूछा कि आखिर सर्वे के नाम पर कब तक खुदाई होती रहेगी, तो बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। और ये सोची समझी रणनीति है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम जगह जगह पर कर रही है। घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है, न्यायिक जांच भी चल रही है, उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है। जो भी दोषी होगा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। अभी प्राथमिकता हमें वहां पर शांति स्थापित रहे, लोगों को रहने खाने में दिक्कत न हो, ये जिम्मेदारी हमारी। संभल पर अखिलेश के बयान के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग और तेज हो गई है।
हम चाहते हैं इसमें एक न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सिटिंग जज के उसमें होना चाहिए, जिससे कि सही उसका पता चल सके, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनके संतुष्टिकरण के लिए, उनके ध्रुवीकरण के लिए, उनके एकत्रीकरण के लिए इस प्रकार का बयान उनका है। जहां समाजवादी पार्टी अडानी विवाद से ज्यादा जरूरी संभल के मुद्दे को बताते हुए संसद में चर्चा चाहती है, तो कांग्रेस की मंशा है कि अडानी के मुद्दे पर पहले चर्चा हो। संभल एक सुनियोजित षड्यंत्र था वहां की राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए। वहां पर जो उपचुनावों में उनको हार मिली, उस हार की खीज को मिटाने के लिए उन्होंने सूर्योदय संत करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। फिलहाल हमारे जो पार्टी का नज़रिया है उस हिसाब से हमें लगता है कि संभल से ज्वलंत मुद्दा भी कोई नहीं है और हिंसा हुई है, लोगों की जानें गई हैं, तो हमारी प्रायोरिटी संभल है। हम चाहते हैं कि चर्चा सबसे पहले संभल पे हो, हम सरकार से प्रश्न करें, उनकी जवाब दें। संभल पर पहले से सियासी तनाव है। इस बीच राहुल गांधी ने कल प्रियंका गांधी और अपने 5 अन्य सांसदों के साथ संभल जाने का ऐलान कर दिया, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अभी किसी भी बाहरी को संभल जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सर आप संभल जा रहे हैं राहुल जी, प्रशासन ने कहा है आपको संभल जाने की अनुमति नहीं देगा। जो स्थितियाँ सबके लिए एक जैसी है। अभी जिलाधिकारी के आदेश से 10 तारीख तक सबके आने पर अभी भी रोक है, और वो इसलिए है क्योंकि स्थितियां अभी थोड़ी और बेहतर हो भी रही हैं। बहुत तेजी से हमने स्थिति में सुधार किया है, तो अभी उनके ऊपर भी यही चीज लागू होता है। उनसे भी लगातार रिक्वेस्ट की जा रही है कि अभी संभल ना आवे। एक तरफ अखिलेश लगातार संभल मामले पर सवाल उठाकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल ने संभल जाने का ऐलान करके सियासी पारा बढ़ा दिया है। उधर संभल और अजमेर में मंदिर मस्जिद विवाद अभी उलझा ही है, लेकिन इसी बीच बदायूं में भी मस्जिद के पहले नीलकंठ मंदिर होने का दावा सामने आया। तो वाराणसी में भी उदय प्रताप कॉलेज को लेकर वक्फ बोर्ड के दावे के बाद मजार के पास आज छात्र हनुमान चालीसा पढ़ने जाने लगे तो विवाद बढ़ गया। संभल के बाद बदायूं की जिस मस्जिद पर कानूनी जंग छिड़ी है, वहां मंदिर होने का दावा कोर्ट पहुंच गया है। आज बदायूं की शमसी जामा मस्जिद और नीलकंठ मंदिर विवाद में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। हालांकि आज बहस पूरी नहीं हो पाई। याचिका सुने जाने लायक है या नहीं, इस पर बहस हो रही है, अगली तारीख पर जारी रहेगी। बदायूं की करीब 800 साल पुरानी शमसी जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। अदालत में हुई सुनवाई के बाद जिला जज की ओर से मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया था, जिसमें इस केस की सुनवाई हो रही है। सूबेदार बनते ही उसने ये भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को ध्वस्त किया, और ध्वस्त करने के बाद उसने उसी टेम्पल पर जो भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है, वो इससे भी उसमें मौजूद चारों रंग की दीवारें हैं, भागसी है, सुरंगें हैं, बहुत कुछ है उसमें, वो सब कुछ अब भी मौजूद है। इनका कोई हक ही नहीं है, ना कुछ है। जहाँ मस्जिद 850 साल पुरानी है, और जैसे इन्होंने ये कहा कि मुगल आक्रांता, इनके अपने दावे, मुगल आक्रांता से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये जो है गुलाम वंश शमसुद्दीन अल्तमिश ने बनाया था, उन्हें हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है। सवाल है कि धर्म के नाम पर आर पार वाली सियासत पर कब और कैसे विराम लगेगा, और कब जनता के असल मुद्दों पर संसद में सार्थक बहस हो पाएगी। आज तक ब्यूरो। तो चूंकि आप इन तमाम केसेस में विष्णु जैन जी बात को आगे रख रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने ये प्रश्न पूछती हूं, क्योंकि आप कोर्ट में जा रहे हैं कि वहां पर सर्वे की इजाजत दी जाए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, सांसद लोकसभा के, एंड आई कोट, बीजेपी और उनके शुभचिंतक जो खुदाई की बात कर रहे हैं, ये हमारे सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। सोची समझी साजिश के तहत आप काम कर रहे हैं। आपका क्या जवाब होगा इस पर विष्णु जैन जी? देखिए अंजना जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कोई भी अगर व्यक्ति कोर्ट जा रहा है अपनी लॉ और रिसर्च के आधार पे, और कोई भी देश का नागरिक अगर अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट जाना चाहता है, तो उसमें कोई साजिश नहीं हो सकती है। आप मुझे बताइए, अगर इस तरह के बातें की जाएं, तो मैं हजारों वकीलों के यहाँ पे नाम गिना सकता हूं जो एक विचारधारा को बिलोंग करते हैं और एक विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हजारों ऐसे वकील हैं, हजारों मुद्दों पे, चाहे आप वेस्ट बंगाल का आरजी कार केस ले लें, चाहे आप मणिपुर की वायलेंस ले लें, कोई भी इश्यूज ले लें। तो यहाँ पे सवाल विष्णु शंकर जैन का नहीं है, ना किसी शुभचिंतक का है। सवाल इशू का है कि अगर आपने किसी मंदिर को तोड़ के उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया है,
या ज्ञान व्यापी का जो पूरा परिसर है वो चीख चीख के कह रहा है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है, या आप कृष्ण जन्मभूमि की बात कर लीजिए। हमारे केस के फैक्ट से बात करिए ना। मैं ये चाहता हूं केस के फैक्ट से बात हो। अगर केस के फैक्ट से जब बात हो रही है और उसको मेरिट से भटकाने के लिए आप इस तरह के एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उसमें मेरिट कहीं ना कहीं खो जाए। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन सारे केसेस में लागू नहीं होता है। और मैं सारे पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं, एक सवाल का जवाब दें, क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? और अगर नहीं बनाई जा सकती है तो जो सनातन शास्त्रिक नियम है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, इसका कोई मोल है कि नहीं है? अगर आपने मेरे मंदिर को, मूर्ति को भंजित करके वहां पे मस्जिद तामील कर दी है तो उसको वापस लेने का हक नहीं है हमें। आज कुतुब मीनार के बाहर लिखा हुआ, कुतुब मीनार के बाहर लिखा हुआ है 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। तो वहां पे अंजना जी जाके फोटो खिंचवाते रहे, वापस ना ले उसको, बात ना करें उसके लिए। और बात करेंगे तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। ये तो धमकी है कि अगर आप कोर्ट में अपनी बात तर्क और तथ्य के आधार पर रखेंगे तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसका जवाब दीजिए अमित जमई साहब। वो कह रहे हैं मेरिट्स ऑफ द केस पे बात कीजिए ना। और वो कह रहे हैं कि अगर हक की बात करें, कानूनन करें, कोर्ट के जरिए करें तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ेगा सौहार्द? देखिए, विष्णु जैन जी से मैं दो ही बातें कहना चाहता हूं कि जूनागढ़ में एक जैन टेम्पल था। शायद फोन है आपके आसपास, उसको हटा दीजिए, सिग्नल उसकी वजह से आपका ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। फोन दूर कर दीजिए। सुधांशु जी भी आ गए, पूरी कर लीजिए। जूनागढ़ में एक मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एक बार पूछा था, अभी जल्दी हमने पूछा था कि जूनागढ़ में एक जैन टेम्पल था। उस जैन टेम्पल को वहां के बहुसंख्यक लोगों ने कब्जा करके कहा कि ये हिंदू टेम्पल है, ये जैन टेम्पल नहीं है। जैन टेम्पल का सैकड़ों साल का वहां का इतिहास है। तो विष्णु जैन जी, मैं आपको एक केस दे रहा हूं, जरा जूनागढ़ घूम आइए। दूसरी बात यह है कि विष्णु जैन के जो पिता हैं, मतलब बुजुर्ग हैं, इज्जत करते हैं, इनके पिता कहते हैं कि मुझे सपने में आया है कि फला 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 मस्जिद, मतलब भगवान ने जीपीएस लोकेशन भी दे दिया है कि ये जो है मंदिर है। पूरा कर और मैं पूरा जिंदगी आज तक पे उनका इंटरव्यू है, यूपी तक पे। और मैंने ये सोच लिया कि पूरी जिंदगी में उत्तर प्रदेश में मस्जिदें खुद के मंदिर ढूंढूंगा। मेरा सवाल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सवाल रखा है वो सवाल ये है कि हमारे देश में 35,000 की लिस्ट बीजेपी आरएसएस के लोग लेकर टहल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम हर मस्जिद को खोदेंगे। 500 साल का मस्जिद है, 1000 साल का मस्जिद है, 1500 साल का। और सुनिए, अजमेर की दरगाह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, एक ऐसी जगह जहां सब जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी वहां चादर भेजते हैं, लेकिन सुधांशु जी की पार्टी कह रही है कि अब उसको भी हम खोदेंगे। एक तरफ बात हो रही है न जाने कितने हजार ट्रिलियन इकोनॉमी, विकसित भारत, इंडिया, पता नहीं इंडिया कहां जा रहा है, और एक तरफ जो ये बात हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश को खोदने की, इसका रिजल्ट क्या आएगा? मैं कह रहा हूं कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, क्या ये देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में उसको खत्म कर दे? हाँ, फोन दूर कीजिए, खत्म कर दीजिए आप। फोन क्लोज टू योर माइक, पार्लियामेंट से हाँ, उसको दूर कीजिए सर, किसी को दीजिए। अगर प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है इसको खत्म करना है तो पार्लियामेंट से खत्म करिए आप। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपको अधिकार है सर्वे करवाने का, तो आप मेरे घर का सर्वे करवा लीजिए, अंजना जो ओम कश्यप जी के घर का सर्वे करवा लीजिए, सुधांशु जी करवा लीजिए। ये टोटल बदतमीजी है, सीधे सीधे। लेकिन एक सेकंड जमई साहब, एक सेकंड आ रही हूं सुधांशु जी। उससे पहले यूपी के एटा जिले में एक परिवार पैतृक जमीन पर चारदीवारी करा रहा था। शाम के समय कुछ लोग आए, वक्फ की संपत्ति बताया, चारदीवारी को तोड़ दिया। तमिलनाडु तिरुचेंतुरई में गांव है जहां पर एक जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। बेंगलुरु में ईदगाह ग्राउंड है, सरकार के मुताबिक यहां की जमीन कभी भी किसी मुस्लिम संगठन या वक्फ को नहीं दी गई, लेकिन वक्फ बोर्ड का दावा है 1850 से वक्फ की संपत्ति है। गुजरात वक्फ बोर्ड ने सूरत नगर निगम की बिल्डिंग पर दावा किया था। वक्फ बोर्ड का दावा है कि मुगल काल के वक्त ही ये जो सूरत नगर निगम की इमारत है ये एक सराय हुआ करती थी, हज यात्रा के दौरान लोग यहां पर आते थे। बेट द्वारका, आप सोचिए अमित जमई साहब, गुजरात वक्फ बोर्ड ने द्वारका में बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा किया था। दावे की मांग को लेकर वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट का मामला अब है, कोर्ट में जाएगा, वहां से उस पर फैसला होगा। तो रोक तो उसको भी नहीं सकते जो जहां जहां जा जाकर कह रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन है, वो भी कोर्ट के फैसले से होता है, तो कानूनन उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो कोई नहीं कह रहा है कि धार्मिक सौहार्द बिगड़ जाएगा।
अंजना जी, मैं 30 सेकंड लूंगा। वक्फ के मामले में जो भी हमारा आपसे निवेदन है, जो फोन आपके पास है उसको हटा दीजिए। ऑडियो आपका गड़बड़ हो रहा है। आपके पास कोई फोन है जो बार बार बज रहा है, उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। सिग्नल पकड़ रहा है। हमारा माइक्रोफोन थोड़ा सेंसिटिव है जी। मैं सिर्फ 20 सेकंड लूंगा। बोलिए। देखिए, लैंड रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड होता है, चाहे वक्फ का रिकॉर्ड हो, ग्राम पंचायत की जमीन का रिकॉर्ड हो, जमीन के मामले में एक बार कही जाती है कि जमीन और कमीन की जो फर्द है वो नहीं बदलती। मतलब जो म्यूटेशन है, जो हायरार्की है, वो कभी चेंज नहीं होती है। तो सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड गुजरात का अगर उसने कोई आदेश दिया तो वक्फ बोर्ड को तो कभी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया ही नहीं। संगठन है, उसका कोई चेयरमैन नहीं होता है, एक सेक्रेटरी चलाता है। तो सेक्रेटरी का जो आदेश होगा, जाहिर सी बात है रेवेन्यू रिकॉर्ड पे होगा। और वक्फ बोर्ड की 60% जमीनें आज कब्जा हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब ने कब्जा कर रखी है वक्फ बोर्ड की जमीनों को। तो वक्फ बोर्ड एक दूसरा चर्चा है। वक्फ बोर्ड विष्णु जैन जी का दिया हुआ जमीन नहीं है, मुसलमानों का दान किया हुआ जमीन है, सरकार की खैरात की जमीन नहीं है। वो नहीं, वो दूसरे मुद्दे हैं। अरे, सूरत की शिव सोसाइटी में रहने वाला एक शख्स कहता है अपने प्लॉट को कि गुजरात वक्फ बोर्ड को हमने दे दिया। इसके बाद यहां लोगों ने नमाज अता शुरू कर दिया। अब पूरे सोसाइटी पर दावा ठोक रहे हैं एक व्यक्ति के देने की वजह से। आप कैसी बात कर रहे हैं? हर चीज खैरात में नहीं दी जा सकती ना। अगर किसी हिंदू परिवार को वहां पर आया हुआ खैरात में दी गई या उन्होंने अपनी तरफ से दिया। देखिए, ब्रॉडर इशू ये है कि कोई भी इस तरह से दावा अगर करेगा कहीं पर तो मुश्किलें पैदा होती हैं। यही सुधांशु जी, आप जवाब आपके पिता पर उन्होंने कहा है। विष्णु जी, इसके बाद मैं आऊंगी। एक बार थोड़ा पॉलिटिकल लोगों को शामिल कर लूं। सुरेंद्र जी भी इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु जी, जवाब दीजिए। मैंने अखिलेश यादव जी को पहले भी कोट किया था। वो कह रहे बीजेपी और उनके शुभचिंतक जो खुदाई की बात कर रहे हैं, ये हमारे सौहार्द और गंगा जमनी तहजीब को खोद देगा। देखिए अंजना जी, मैं आपके करोड़ों दर्शकों से कहना चाहूंगा, ये वो लोग हैं हमारे विपक्षी जो कहते थे सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन में मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है। कोई उनको समझाता क्यों नहीं है कि तुम लोग मंदिर मस्जिद में क्यों पड़े रहते हो भाई? तुम्हारा पढ़ाई लिखाई, हेल्थ, एजुकेशन इंडिकेटर इतना खराब है, मगर मस्जिद के नाम पे भीड़ निकल आती है, पढ़ाई के लिए नहीं निकलती। किसी रैशनलिस्ट को तो आके समझाना चाहिए। अच्छा, वो भी छोड़िए, 5 साल हो गए राम मंदिर का जजमेंट आए हुए। जो लोग ज्ञानदेव पाणे बन के कहते थे कि राम मंदिर पे अस्पताल या स्मारक बना देना चाहिए, अभी तक किसी ने कुछ, न वहां मस्जिद बनी है, न स्मारक बनने की बात आ रही है। और अमित जमाई जी, देखिए, मैं दर्शकों से कहता हूं, सोचिए 9,60,000 एकड़ की जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम समाज ने दान दिया है। यानी जो कम्युनिटी 9,60,000 एकड़ जमीन दान दे सकती है, उसकी हालत शेड्यूल कास्ट से खराब है। भाई, या तो वो सच है या ये सच है। दोनों सच कैसे हो सकते हैं? अब आइए साहब, ये कहते हैं साहब बादशाह औरंगजेब के जमाने की मस्जिद तो बादशाह बाबर के जमाने की मस्जिद, तो बादशाही और शहंशाही और पातशाही का भी पूरा अहम भाव है। और फिर साहब, हमें तो रिजर्वेशन भी चाहिए। दक्षिण भारत के राज्यों में कहते हैं पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन चाहिए। मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, जरा गौर से देखिए तो ये कौन कौन से 2 डिफरेंट प्रकार के लॉजिक समझाए जाते हैं। अब यही बारे सुनिए भैया, कर्नाटक की सरकार ने पूरा दिया और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी ने भी कमिट किया था और कांग्रेस ने भी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं भाई, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? या अरे भाई, काहे परेशान है? अरे बोलने दीजिए ना। अमित जमाई, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। खाली वो बात नहीं है, और बहुत सारी बातें हैं। अब मैं कहना चाहता हूं, अखिलेश जी कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं उनसे, अरे भैया, आपके में मैं नहीं बोल रहा था भाई बीच में। अमित जमाई जी, मैं नहीं बोल रहा था। अपने दर्शकों के साथ न्याय होता है। अखिलेश जी कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब नष्ट हो जाएगी। मैं दर्शकों से कहता हूं, अरे गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब तुम्हारी। अरे गंगा जमुनी तहजीब वही है जहां गंगा को माता और जमुना को माता मारने वाले लोग हैं। अरे हम तो तब समझते जब कहते दजरा फरात की तहजीब। हम कम्युनिस्टों को तब मानते जब कहते वांगो यांग सिटी चांग की तहजीब। तो तहजीब तो गंगा जमुना में ही आएगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और अमित जमाई साहब, कोई ऐसे दावा नहीं कर रहा है। एक लाइन सुन लीजिए। अरे साहब, बात सुनिए ना, गंगा तो हमारी माता है भाई। ये गंगा जमुनी तहजीब वालों से एक बार गंगा माता कहला दिखा दो, फिर उसके बाद बात करना। आदमी है। मैं दूसरी बात कहता हूँ, मौलाना, अरे भाई क्या तरीका है भाई? आप आवाज नीचे कर दीजिए। अपने टर्न पे बोलिए, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। आपने अपने टर्न पे बोलिए। अमित जमाई, ये तरीका ठीक नहीं। आपने अपने टर्न पे बोलिए। अब मैं बता रहा हूँ, कोई बात हवा में नहीं कही गई है। मौलाना अली मियां जो नदवातुल उलेमा के फाउंडर चांसलर थे, जो बहुत ही, आप लखनऊ के रहने वाले, आपको पता होना चाहिए, उन्होंने एक बुक लिखी थी
जिसका रेफरेंस 1991 में चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट के समय दिया गया है, जिसमें करीब 3000 ऐसी मस्जिदों का उल्लेख है जिनके बारे में यह धारणा है कि यह मस्जिद तोड़ के बनी है, और इसके लिए बाबर, औरंगजेब और शाहजहां के फरमान अवेलेबल है। अब टेक्निकल पॉइंट मैं बस एक लाइन में कह देना चाहता हूं, सारी बात विष्णु जैन ने बता दी है। अरे भाई, वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ये तो इन सरकारों की, पिछली सरकारों के भी थी। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मॉन्यूमेंट है वो एक धार्मिक कैरेक्टर में कैसे बदल गया? उस पे एएसआई वाले नहीं जा सकते। मतलब समझिए, सरकारी जमीन पे सरकार नहीं जा सकती, और इससे गंगा जमुनी तहजीब नष्ट हो जाती है। मुझे लगता है ये वही लोग बोल सकते हैं जिन्होंने आगरा में मुगल गार्डन बनवाया था, जिनके पूरे दौरे हुकूमत में राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन रहता था, जो अब अमृत उद्यान हो गया है। ये देश के दर्शकों के विवेक पे मैं छोड़ता हूं। उसी मानसिकता वाले लोग ये कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मॉन्यूमेंट में एएसआई वाले नहीं घुस सकते, घुसेंगे तो गंगा जमुनी तहजीब नष्ट हो जाए। मानते हैं कि आपकी पार्टी भी, सुरेंद्र राजपूत जी ऐसा मानती है, राहुल गांधी जी संभल जाना चाह रहे हैं। दो नजरिए हैं। एक प्रश्न ये है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में अगर सर्वे की इजाजत कोर्ट के जरिए दी जाए और बावजूद इसके कहा जाए कि इस खुदाई से गंगा जमुनी तहजीब को खोद रही है बीजेपी या सरकार, तो क्या आप इससे सहमत हैं? और राहुल गांधी जी वहां जाकर क्या हासिल करना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया अंजना जी। वो कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। दो तीन चीजें मैं बड़ी स्पष्ट कहता हूं। पहले तो आप संभल पर आ जाइए कि राहुल गांधी जी जाना चाहते, तो अगर राहुल गांधी जी जाना चाहते तो शासन प्रशासन या भाजपा उनको जाने क्यों नहीं दे रही? जिस दिन ये दंगा हुआ था, जिस दिन 5 लोग मरे थे, जो सरकार कहती है 4 की और ये लोग कहते हैं 5, तो वो उस दिन तो हमसे बड़ा पूछा जा रहा था आप लोगों के यहां पर। आपका मतलब, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, मीडिया, कि भाई राहुल गांधी कब जाएंगे, अखिलेश यादव कब जाएंगे। अब जाना चाहते हैं तो जाने नहीं दे रहे। आखिर प्रशासन छुपाना क्या चाहता है? प्रशासन क्या बताना चाहता है? क्या वहां पर मैसेकर हुआ है? क्या वहां पर लोग ज्यादा मरे हैं? या वहां पर आप छुपाना क्या चाहते हैं? वहां पर लोग क्या करने जाना चाह रहे हैं? वहां पर लोग शांति की अपील करने जाना चाह रहे हैं। वहां पर लोग जो भाजपा को काम करना चाहिए, भाजपा की सरकार को काम करना चाहिए, भाजपा के मंत्री मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए, वो काम करने के लिए अगर राहुल गांधी जी जाना चाहते हैं तो किसी को दिक्कत क्या है? मेरी समझ से बाहर है। इसका मतलब है कि शासन के पास, प्रशासन के पास और भाजपा के पास कोई डर है जो वो राहुल गांधी जी को वहां भेज जाने नहीं देना चाहती। वरना तो देश फ्री है। और आप ही सब लोग सवाल उठाते हैं अगर राहुल गांधी जी नहीं जाते तो भाई राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए वहां पर? एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से बहराइच में दंगे में मृतक को 10 लाख रुपए दिए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई एक्स ग्रेशिया घोषित किया? जिस तरीके से बहराइच दंगे वाले, क्या नाम है, उस लड़के के परिवार से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मिले, उसी तरीके से क्या उसके परिवार को, संभल के जो मृतक हैं, चाहे सरकारी हिसाब से 4 हैं, उनको बुला करके योगी आदित्यनाथ जी मिले? नहीं मिले। ये जो शासन और प्रशासन में ना अंजना जी तफरका है, जिस तरीके से दुराव है, दो नीतियां हैं, इसके खिलाफ अगर हम लोग आवाज उठाते तो क्यों नहीं उठाएंगे भाई? ये देश सबका है। अगर आप आवाज नहीं उठाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये देश उसका नहीं है जो आवाज नहीं उठा रहा है। तीसरी एक बात महत्वपूर्ण है, कोर्ट में क्या आता है? कोर्ट में आए, आपने 3 बजे एप्लीकेशन दी, 3:30 बजे क्या नाम पीसीएसजे ने कहा कि साहब कोर्ट कमिश्नर नियुक्त, और 6:30 बजे सर्वे हो गया। इतनी न्याय की, त्वरित न्याय की प्रक्रिया अगर हो जाती तो ईश्वर करे कि सब लोगों के लिए हो जाए। लोग 30-30 साल से 32-32 सालों से जेल में पड़े हुए, नहीं होता है ऐसा। आप आ जाइए, जो आप एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सर्वेस की बात कर रही हैं, तो मैं एक बात कहता हूं अंजना जी, कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। आम चुनाव के बाद जिस समय भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने और उनके साथियों ने जो ये प्लान बनाया है ना हिंदू मुसलमान कराने का, कि हर मंदिर, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोदो, तो हम आरोप लगा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 1600 करोड़ रुपए का जो बना है दिल्ली में, और पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेस बने हैं, सबके नीचे मंदिर है। करा दीजिए खुदाई भाई, पूरी दिल्ली एएसआई प्रोटेक्टेड है। कौन सी चीज, क्या इंद्रप्रस्थ नहीं है दिल्ली? ठीक है। आप युधिष्ठिर का मंदिर था, वहां पर राजसूय यज्ञ हुआ था, वहां कराइए 1600 करोड़ रुपए के उस भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम, आपकी बातों से 3 प्रश्न निकले हैं। मैं तीनों प्रश्न लेकर सुधांशु जी के पास जाऊंगी, लेकिन सुरेंद्र जी एक प्रश्न मेरे मन में भी है, आपको चुभेगा लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी जी। बताइए ना। बहराइच, नहीं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपने कहा बहराइच में इन्होंने इतना पैसा, इतना राशि दिया योगी सरकार ने, क्या वो वैसा ही करेंगे यहां पर संभल में?
लेकिन बहराइच जाने के लिए भी इतने उतावले तो राहुल गांधी नहीं दिखे। तो क्या सबने अपने अपने जो विक्टिम हैं वो चुन लिए हैं? हाँ, मैं बताता हूं। नहीं, मैं आपसे फिर से एक बात कहता हूं अंजना जी, आप बहुत दुनिया की विख्यात प्रस्तोता है, तो आपको मैं एक ही चीज याद दिला देता हूं। जहां पर न्याय मिल गया, जहां पर सरकार ने अपना काम कर दिया, अगर वहां पर कोई नेता जाता है तो वो राजनीति करने जा रहा है। योगी जी ने वहां पर जो मृतक थे उनको बुलाया, 10 लाख रुपए दिए, वहां पर जो न्याय व्यवस्था जो हम मांगने जा रहे हैं वहां पर लोगों के लिए न्याय मांगने के लिए, वो योगी जी ने वहां से बुला करके अगर दे दिया तो इसमें इसके बाद हम क्या करेंगे? आप मुझे बता दीजिए। और यही चीज मैं आपको बताऊं, हाथरस में अगर न्याय मिल गया होता तो राहुल गांधी जी क्यों जाते? ठीक है, 3 प्रश्न है। तो वो कह रहे हैं का प्रयोग नहीं करना, कह रहे हैं बीजेपी दफ्तर है आदि दिल्ली, वो कह रहे हैं यहां पर भी खुदाई कर ली जाए, दावा अगर आ जाए तो ये सब ASI प्रोटेक्टेड जितने मॉन्यूमेंट्स हैं दिल्ली में भी। और दूसरा उनका प्रश्न है कि क्या योगी सरकार यहां भी मुआवजा देगी परिवार वालों को, मृतकों के परिवार वालों को? पहले तो मैं पुनः दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इस देश की सेकुलर सरकारों का सेकुलर न्याय देखिए कि हिंदुओं के लिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, यानी कि अगर आपको धर्म स्थल में भी लगे तो उसका कैरेक्टर तो छोड़िए चेंज करना, आप उसकी जांच भी नहीं करा सकते। और 15 अगस्त 47 से पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ वक्फ एक्ट है कि अगर वो ये दावा कर दें, जो तिरुचिरापल्ली के मंदिर की जो 1500 साल पुरानी बात है, उसमें क्या है 1572 या 1562 में अर्काट के नवाब ने दे दिया था, यानी मुगल काल का 400 साल का भी दावा हो तो वो चलेगा। मगर एक बात के लिए मैं सुरेंद्र राजपूत जी की बात सुनकर मैं अखिलेश जी को बधाई देना चाहूंगा। देखिए अखिलेश जी ने क्या दांव मारा है। संसद का सत्र चल रहा है अंजना जी, कांग्रेस अडानी बोल रही थी, आज 42 नोटिस आए राज्यसभा में 9 भिन्न भिन्न विषयों के लिए 267 पे। यानी दर्शकों के लिए कह रहा हूं 267 का मत होता सारा कार्य रोको और इस विषय में बात करो। विपक्ष ने 9 अलग अलग दिए, उसमें संभल का भी मुद्दा था और दरगाह शरीफ का भी मुद्दा था, वायनाड का भी मुद्दा था, तो कोई दिल्ली का पोल्यूशन का मुद्दा था और बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार का भी मुद्दा था। और देखिए ममता जी ने झटका दिया और अखिलेश जी ने भी वो दांव मारा कि अब राहुल गांधी जी को भूलकर अपना मुद्दा कांग्रेस को अब संभल की तरफ रुख करना पड़ा। वैसे करना तो ये चाहिए था कांग्रेस को कि अपने मुख्यमंत्रियों को ले जाके कोर्ट में खड़ा करना चाहिए था कि भाई मेरे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने जांच करा दी जाए, उन्होंने कोई घूस ली थी या नहीं ली थी, नहीं तो तेलंगाना और DMK की सरकार हैदराबाद और चेन्नई दिन बीत गए। सुनिए ना साहब, जो झटका मारा राहुल जी को जाने देने में क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहे हैं छिपा क्या रहे हैं, इसका क्या जवाब है? अखिलेश यादव को जाने नहीं दे रहे हैं, छिपा क्या रहे हैं, इसका क्या जवाब है? छोटा सा जवाब फिर मैं आ रही हूं मलुक जी वारे से। देखिए बस एक ही लाइन में, वो अखिलेश यादव जी जिन्होंने एक सीट के लायक भी कांग्रेस पार्टी को नहीं समझा, वो ये कहे कि वहां जाकर वो बहुत बड़ा परिवर्तन ला देंगे, तो मुझे लगता है इसका उत्तर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि से पूछना चाहिए, हमसे पूछने की बजाय। छोटा सा जवाब सुरेंद्र जी, छोटा सा जवाब एकदम जी। मैं सुधांशु जी को तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज सुधांशु जी भी अडानी के पीछे पड़े। आप मान लीजिए क्या नाम सुधांशु जी कि अडानी से आपने घूस खाई है या अडानी ने और किसी को घूस दी है, एक बार जांच आप JPC करा ले और आप अगर इसका नोटिस देंगे तो मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कांग्रेस पार्टी पूरा इसका समर्थन करेगी। आप भी अगर अडानी को भ्रष्ट, बेईमान, चोर, निकम्मा और सारे संसाधनों पर हक मारने वाला बताते हैं तो मैं इस चीज के लिए खुश हूं। दलीय प्रतिबद्धता छोड़ करके मैं आपके इस मोशन का स्वागत भी करूंगा और पार्टी से भी कराऊंगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। दूसरी बात सिर्फ छोटी सी है, अगर विभिन्न हम राजनीतिक दल हैं, एक गठबंधन में हैं, अगर हम विभिन्न विषय उठा रहे हैं तो आपके पेट में नहीं दर्द होना चाहिए। आने वाले समय में और कठिन समय आएगा आपका, बहुत विषय हम उठाएंगे, सारे विषय उठाएंगे, अडानी को भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आप लीड ले लीजिए, आप नेता बन जाएंगे। सुधांशु जी एक लाइन सिर्फ, बस एक लाइन। सुरेंद्र राजपूत जी, अरे गठबंधन में तो दलीय प्रतिबद्धता कम न कर पाए, यहां भाषण दे रहे हैं आके। और मैंने 9 बातें इसलिए कही कि मलूक नागर जी बैठे हैं, बहुत लंबे समय तक सांसद रहे और संसदीय प्रक्रिया का ज्ञान है। एक टॉपिक सिर्फ आ सकता है, विपक्ष को तो एक कर नहीं पाए एक टॉपिक के ऊपर। यहाँ ज्ञान देव पाड़े बने हुए। महोदय अपने साथियों को समझाइए जाके, साथियों को समझाइए जाके कि दोनों चीजों पे नहीं होता है। वारिस पठान साहब, सवाल यही है ना कि आप तो खुद एक वकील है, मिस्टर पठान, आप खुद एक वकील है,
राज्यसभा बन जाओ, नेता नहीं बन कोर्ट से अगर हो रहा है तो क्या गलत है इसमें? जी अंजना जी, ऐसे ही वक्त के लिए भी जब दावा ठोक दिया जाता है, मामला फिर आगे बढ़ता है ना इधर उधर की रस्साकशी में। जो कानूनन हो रहा है उससे धार्मिक सौहार्द क्यों बिगड़ेगा? क्यों एक पक्ष कानून को अपने हाथ में लेगा? क्यों पत्थर लेकर वहां पहुंचेगा? देखिए अंजना जी, सबसे पहले सब चीज के लिए समझना पड़ेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाया क्यों गया था, उसकी मंशा क्या थी, किस इंटेंशन से लाया था। जैसा आपने बताया ना कि धार्मिक ये नहीं बढ़े, हिंदू मुसलमानों के बीच में डिवाइड ना हो, तो इसीलिए दोनों इसमें चर्चा हुई। लोकसभा चर्चा के बाद में बीजेपी उसका हिस्सा थी। चर्चा के बाद एक कानून ये तय पाया कि 15 अगस्त 1947 तक के जितनी भी इस तरह की धार्मिक स्थल है, प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स है, दरगाह, आप उसका नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। ये मंशा थी, सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि नहीं चाहते थे कि देश के अंदर अराजकता फैल जाए। अब ये लाके सर्वे का नया ढोंग करवाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? अब आप संभल के इंस्टेंस के ऊपर आ जाइए। लोग बोलते हैं कि एएसआई को अलाउड है सर्वे करना, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अब आप एएसआई के नाम पर 19 तारीख के दिन 4 बजे एएसआई वालों को लेते हो, दिल्ली से कोई वकील जाते हैं, आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हो, एक ऑर्डर ले जाते हो, ऑर्डर में क्या, राइट टू वे, परमिशन क्या थी, राइट टू वे हमको चाहिए। आप 4 बजे से वहां से निकलते हो, 45 किलोमीटर दूर पे जहां पर ये मस्जिद है, जमा मस्जिद, वहां इस तरह आप पहुंचते हो, सब कुछ तैयार है। आपको पहले से पता था, मैं भी 17 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, कभी इतनी घाई फास्ट मैंने तो कोर्ट के अंदर नहीं देखा, वरना हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाता अगर इतनी फास्ट घाई हो जाती तो। वहां सब रेडी खड़े, एसडीएम, एएसआई वाले सब ढोल बाजा बारात के सब तैयार खड़े। वहां जाते हैं 6:30 बजे सर्वे स्टार्ट हो जाता है, 9:30 बजे पूरी टीम बाहर आके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि सर्वे खत्म हो चुका, चलिए उस दिन कुछ नहीं हुआ। अब मैं एक सवाल पूछ के थक गया हूं पिछले 5-6 दिनों से कि मुझे बताओ 24/11 को सर्वे करने की क्या जरूरत पड़ी थी? दूसरा सर्वे जब पहला सर्वे खत्म हो गया था, किसके आदेश से आपने दूसरा सर्वे किया? सुबह में 7 बजे आप वहां पे पहुंच जाते हो, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से वहां पे जाम कर लेता है। अब वहां पे लोग जमा होते हैं, पता चलता है कि वहां से पानी निकल रहा है, पब्लिक जमा है। वहां का वकील मीडिया के अंदर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि मैंने आप पुलिस वालों को सुना, पुलिस बोल रही है कि अब हमको फायरिंग करना पड़ेगा। आप 2 बातें, एक तो ज्ञानवापी, एक सेकंड देखिए, सुनिए ना, सुनिए। ज्ञानवापी में भी 80 से ज्यादा बार, अगर मुझे सही याद है 84 या 88 बार सर्वे हुआ है। एक दूसरा, अगर दूसरी बार भी सर्वे हो, तीसरी बार भी हो, कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। गलत चीज को मत प्रमोट कीजिए। कोई नकाबपोश 2000 लोग अचानक पत्थरों और हथियार के साथ नहीं आ सकते हैं। आप सवाल खड़े कीजिए, कोर्ट जाइए। तो एलआईयू क्या कोर्ट जाना होगा ना सर, बताइए, कोर्ट जाना होगा ना। अंजना जी, आपकी बात में सर ठीक है, आपकी बात कैसा, मुंह पे मास्क बांध के आ गए, पत्थर लेके आ गए। एलआईयू क्या कर रहा था? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो उत्तर प्रदेश सरकार का है, वही तो फेलियर है। सुप्रीम कोर्ट ने और ऑब्जर्वेशन में भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदारी बनती है कि वो न्यूट्रल व्यू ले, वो पुलिस प्रशासन को ये डायरेक्शन दे कि आप इस तरह का नहीं कर सकते। 5 लोगों की जाने चले गई, कौन जवाबदारी लेगा? 5 मुसलमान युवक शहीद हो गए। जाना है लोगों को, आप जाने नहीं रहते। पुलिस प्रशासन जब जान रही है कि इतने सेंसिटिव जगह पर किनको बचाने की कोशिश की जा रही है, इतनी सेंसिटिव जगह पर सर्वे हो रहा है, दोबारा कर रहे हैं। ऐसे में अगर इतने लोग आते हैं तो इस आड़ में तो वो नहीं छिप सकते हैं ना कि अचानक आ गए, ये फुटेज देख लीजिए, वो फुटेज देख लीजिए। उनकी जवाबदेही, जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर तो उन्हीं का काम है। बड़ी आश्चर्य की बात है अंजना जी कि सर्वे पे, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के सर्वे पे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बन रहा है और उस मुद्दे पे सियासत की जा रही है। मैं वारिस पठान साहब को बताना चाहता हूं, आप तो वकील हैं, आपने कहा कि आप प्रैक्टिस करते हैं और आपने ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा। मैं तो प्रैक्टिस नहीं करता हूं वारिस पठान साहब, पर आप भूल गए और सुरेंद्र राजपूत जी भी भूल गए। 1 फरवरी 1986 को जब फैजाबाद सेशंस कोर्ट ने राम मंदिर पे जजमेंट दिया था तो मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर फटाक से उसको इंप्लीमेंट करते हुए ताला खोल दिया गया था। प्रशासन का काम है भाई, कोर्ट का जजमेंट आएगा, इमीडिएट इन टोटो उसको इंप्लीमेंट करना। और उस जमाने में मोबाइल भी नहीं होते थे कि मीडिया पहुंच जाए, मगर फिर भी दूरदर्शन ने आके उसको कवर भी कर लिया था। अब आप लीगल प्रोफेशन के हो कि याद नहीं रहता है कि कब क्या हुआ था ऐसा, और आप कह रहे हैं ऐसा तो पहली बार हुआ, मुझे सुनाई पड़ा। और मैं अंजना जी एक और बात कह देना चाहता हूं, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी होने के नाते, जिस जमाने में हम लोग स्कूल में थे तो आज जो आप गूगल मैप देखते हैं ना, इसकी सबसे पहले शुरुआत टोक्यो में हुई थी। तो जगह जगह चौराहों के ऊपर एक वो जैसे एटीएम मशीन जैसे लगे रहते थे, वहां केबल होता था, नीचे से जाता था, वो आपको बताता था किस जगह ट्रैफिक ज्यादा होगा। फिर जब सैटेलाइट आ गए
तो सब कुछ दिखने लगा नीचे का। चिंता मत करिए, खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार आ गए और चंद सालों में वो टेक्नोलॉजी आएगी, ऊपर से बता देगी नीचे क्या है। जैसे आज बता दिया जाता है कि नीचे मिनरल है कि नीचे ऑयल है, चिंता मत करिए, खुदाई उदाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदाई वाले जमाने चले गए भाई, नई टेक्नोलॉजी नया सवेरा लेके आ रही है और वो हर नया सवेरा हिंदू धर्म की वास्तविकता को प्रमाणित करता जा रहा है। वो खौफ आपके दिल में समाया जा रहा है। आर्य सुरेन जी थोड़ा सा रुक जाइए, मलुक साहब अभी बोल भी नहीं पाए। मलुक जी मैं आ रही हूं। विष्णु जैन साहब, चूंकि आप 2-3 मिनट ही और है हमारे साथ, जल्दी से आप एक रिस्पॉन्स दे दीजिए जो अमित जमई साहब ने कहा था। उन्होंने कहा कि आपके पिता हरि जी को सपना आया, ऐसा उन्होंने कहा है कि ये तमाम जगहों पर मंदिर है और वो हर जगह ऐसी खुदाई करवाएंगे। देखिए, जब से अंजना जी ये संभल का केस हुआ है, मुझे लगता है इनके जो पार्टी अध्यक्ष हैं उन्होंने एक दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया है। पहला दुष्प्रचार किया गया कि मैंने वहां पे जय श्री राम के नारे लगाए, जिसकी वजह से दंगा भड़क गया। जब उसको वीडियो से वायरल उन्होंने किया, उसको फैक्ट चेक कर दिया गया, तो उन्होंने उस बात को बोलना बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा ट्रेंड चलाया कि विष्णु शंकर जैन को अरेस्ट किया जाए। जब ये बात रुक गई तो उन्होंने तीसरा ट्रेंड चला दिया कि विष्णु शंकर जैन है, गिरनार जी की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे, जो अभी यहाँ पे अमीक भाई ने भी कही। चौथा उन्होंने ट्रेंड चलाया कि मेरे पिताजी को सपना आया है। इन्होंने सारी बातें, अंजना जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, टोटली अगेंस्ट द रिकॉर्ड और झूठ बोली हैं। उसका कारण यह है, पिताजी ने यूपी तक के इंटरव्यू में, उसको प्ले करिएगा, उन्होंने ये बोला था कि मुझे एक आध्यात्मिक अनुभूति हुई। आध्यात्मिक अनुभूति होने के बाद मैंने रिसर्च करना शुरू किया। जब उनसे एंकर ने पूछा था कि साहब आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको ये मंदिरों के केस लड़ने चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे आध्यात्मिक अनुभूति हुई। और उसके बाद आध्यात्मिक अनुभूति के आधार पर केस नहीं किया गया, उन्होंने सिर्फ उसको मिसकोट किया। उन्होंने कहा आध्यात्मिक अनुभूति के बाद मैंने रिसर्च करना शुरू किया और रिसर्च कर करके पाया कि मैंने यहाँ पे, हाँ, शास्त्र और प्रमाण ये कहते हैं कि यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल था, उसके बाद केस किया। तो आप अगर किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना चाहते हैं तो हजारों मजाक हम आपके उड़ा सकते हैं, पर हमारा वो कल्चर, हमारी वो टीचिंग नहीं है। अब अमीक भाई सीनियर है, मैं एक बात और कहना चाहता हूं अंजना जी, और आपके आज पूरे शो का टैगलाइन क्या है? खोदेंगे खोदेंगे। भैया मुझे ये बताइए, खुदाई का ऑर्डर हुआ कहाँ है? आप तो पूरी रिसर्च को, आप तो पूरे मेरिट्स को, मैं ये डिबेट यहीं पे खत्म कर दूंगा और अमीक भाई से माफी मांग के जाऊंगा। ज्ञान, एक मिनट अमीक भाई, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अमीक भाई मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ज्ञान व्यापी में खुदाई का ऑर्डर हुआ क्या अंजना जी? भोजशाला में खुदाई का ऑर्डर हुआ क्या अंजना जी? कृष्ण जन्मभूमि में खुदाई का ऑर्डर हुआ है क्या अंजना जी? संभल में खुदाई का ऑर्डर हुआ है क्या अंजना जी? ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं, इतना दबाव बनाया जाए, इतना प्रेशर बनाया जाए कि कोर्ट में किसी के पास हिम्मत ना हो अपने मेरिट्स और अपने तर्क के आधार में बात करने की। पर साहब मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग डरने और दबने वाले नहीं हैं। हम अपनी बात कोर्ट में अपने तर्क और अपने मेरिट के आधार पर करेंगे। आपको जितना मजाक उड़ाना हो, आपको जितनी धमकी देनी हो, आपको जो आप शब्द बोलने हो आप बोलते रहिए, पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, वो जजमेंट इंटैक्ट रहेगा और हम अपनी लीगल रिसर्च के आधार पे कोर्ट में बढ़ते रहेंगे। अगर आपको हमको तोड़ना है अमीर जी, तो मैं कहना चाहता हूं इंटेलेक्चुअली तोड़िए, मेरिट के आधार पर तोड़िए। आइए, आपको कहना चाहिए कि आइए सर्वे हो, ये मस्जिद जो है वो प्लेन और बैरन लैंड पे बनी है, किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनी हुई है। पर अगर आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है, ये मादा नहीं है, तो आप हजारों बातें मेरे और मेरे परिवार के बारे में बोल सकते हैं, पर हम सिर्फ इतना बात कहना चाहेंगे कि हम अपनी बात कोर्ट में रिसर्च के आधार पर करते रहेंगे। हजारों बातें हैं अंजना जी जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कही, कार से वो पे गोली क्यों चलवानी पड़ी, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। 2013 में जब आतंकवादी छोड़े जा रहे थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करारा तमाचा मारा था 3 जजेस ने और उस ऑर्डर को क्वेश्चन किया था कि आप ये ऑर्डर नहीं कर सकते। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया और आप हमें यहाँ पे बात, हमें ज्ञान दे रहे हो। अमित जी के केस के बारे में बात अब टाइम कम है, थोड़ा सा रुकिए। मलुक जी जल्दी से कमेंट आपसे। मलुक साहब जल्दी से कमेंट आपसे, उसके बाद मैं आ रही हूँ। अमित जी छोटा सा कमेंट दीजिएगा। मलुक जी आज के लिए माफ कर दीजिएगा थोड़ा। हाँ, बोलिए मलुक जी। देखिए पहली बात तो ये है, सुधांशु जी ने ठीक कहा और देश की संसद की राजनीति और टेलीविजन की सुर्खियां अखिलेश जी लूट के ले गए, कांग्रेस देखती रह गई। दूसरा, राहुल गांधी जी संभल जाने के बजाय ये क्यों नहीं कहते 1947 में जब देश आजाद हुआ 23.5% मुसलमानों की हर जगह हिस्सेदारी थी, जो 1.5% रह गई और मोदी जी के कार्यकाल में जो वापस 4.5% हो गई है। और लोग तरक्की करें, हम चाहते हैं मुसलमान भी तरक्की करें, इस पे चर्चा करते नहीं। मुसलमानों का बिल्कुल कचूमर निकाल दिया, उनको बिल्कुल सारी सुविधाओं से कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय करा है और अब दिखावा क्यों कर रहे हैं। दोनों से जवाब लेंगे, दो लाइन का
चाहूंगा जल्दी से अमित जमई साहब आपके पास आते हुए, आपने भी अपने विक्टिम्स चुन लिए हैं, आपने भी संभल में 5 लाख का जो मृतक हैं उनके परिवार वालों के लिए आपने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन बहराइच में आपने ऐसा नहीं किया था। दूसरा प्रश्न, आज आपके अध्यक्ष ने कहा है कि वहां पर कभी भी सांप्रदायिक हमेशा सौहार्द रहा है, लेकिन जो पुलिस का बही खाता है वो बताता है कि 1947 के बाद से 1947 में भी दंगा हुआ, 48 में भी 6 लोग दंगे में मारे गए, उसके बाद से जो मौत हुई है मैं सिर्फ वही बता रही हूं। 1976 29 फरवरी को भी 5 लोग मारे गए थे वहां पर हुए दंगे में, उसके बाद भी 184 लोग, 29 मार्च 1978 को 184 लोगों की मौत हुई थी, और इसी के साथ आगे भी उसके बाद का पूरा रिकॉर्ड है ये। 1980 में 1, 1982 में 1, 8 मार्च 1986 को 4, 5 लोग 1992 में मारे गए, 2 लोग 95 में, और फिर 2 लोगों की मौत 19 में हुई थी। 2 प्रश्न है, दोनों का जवाब। देखिए 2 बातें हैं। बहराइच के मामले में सरकार पूरी तरह से दंगाइयों के साथ खड़ी थी, और उस नौजवान जिसको उकसा के वहां पे गोली चली, सरकार उसके साथ थी, हमारे सीएम साहब उनके साथ थे। लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री जी, क्योंकि सबके विश्वास में मुसलमान नहीं आता है, इसलिए मुख्यमंत्री जी नहीं खड़े हुए। तो माननीय अखिलेश यादव जी, जब भी कहीं कोई ऐसा शोषण होता है, हमारी पार्टी खड़ी होती है। ठीक है सुरेंद्र जी, टाइम खत्म है, जल्दी से 2 लाइन। टाइम कम है, टाइम कम है सर। सुरेंद्र जी जल्दी से 2 लाइन सर, टाइम खत्म। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि किससे करे शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। आपने अंजना जी कभी ये सुना है कि एक पक्ष को बगैर नोटिस दिए, बगैर आदेश पारित हो जाता है? सुधांशु जी 2 लाइन में जवाब सर। सुधांशु जी 2 लाइन्स। मैं ये खुदाई की बदगुमानी जो फैलाई जा रही उसके लिए सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूं कि मैं खोद के पूछ रहा हूं, मैं खोद के पूछ रहा हूं, मुझको चाहे खुदा बतावे, ये बदगुमानी फैलाने वाले खुदाई का ऑर्डर ला के दिखावे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।